अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बिलावल दाऊद इब्राहिम लाइव इन कराची, जयशंकर सेज इंडिया वांट्स कश्मीर। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर हामिद पशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, आज एससीओ की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और वहाँ तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया इंडिया टुडे को, और उस पे जो डिस्कशन हुई है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और राजीव सरदेसाई जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा है कि दाऊद इब्राहिम भी क्लिफ्टन कराची में रहता है और आप भी क्लिफ्टन कराची में रहते हैं, और वो इंडिया को मोस्ट वांटेड है। और दूसरी तरफ उन्होंने बिलावल ने जो है वो कुलभूषण यादव की बात की, समझौता एक्सप्रेस की बात की, और साथ में बिलावल ने ये भी कह दिया जनाब कि जब तक इंडिया 370 को रिव्यू नहीं करता, चीज़ें आगे की तरफ जो है वो नहीं जा सकती। ब्रिट साहब, आपको क्या लगता है 12 साल बाद एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया गए हैं, क्या उनसे उम्मीद की जा रही थी? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि यही बातें होंगी, या कि आप समझते हैं कि कोई नई बात उनको करनी चाहिए थी, कोई नया मैसेज इंडियन अवाम को देना चाहिए था, जिससे वो भारत की जो सरकार है उसके लिए कुछ सोचने को उनको मौका मिलता कि हाँ भाई, पाकिस्तान ये कह रहा है तो हमें अब बात करनी चाहिए। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दिस? वैसे कि डॉक्टर बिलावल ने बड़ी तारीफ की है जयशंकर की कि बड़े अच्छे से होस्ट की है, और सारी और मुझे महसूस नहीं होने दिया कि अगर हमारे बायलैटरल अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं तो मल्टीलैटरल पे भी हम जो है वो आपस में उस तरह अच्छे से इंगेज ना हो। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ बिलावल्स विजिट और ये 370 दाऊद इब्राहिम और इस हवाले से सर? देखें जी, जहाँ तक मैसेज की बात है तो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि ये मैसेज देना चाहिए था जो उन्होंने दिया है। कोई रिफ्रेशिंग बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि नमक की कान में मिलकर जो है ना आदमी नमक हो जाता है, वो बात है बिलावल साहब की। कि बिलावल साहब की जो लैंग्वेज है ये उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो छोटी सी, कि आज के ही एक बड़े टीवी चैनल पे एक जो है तहरीक इंसाफ का एक लीडर है, उसने इस पे बात की और उसने ये कहा कि जनाब आप पाकिस्तान की जो है वो 1947 से लेके कंसिस्टेंट पॉलिसी है और पाकिस्तान की बड़ी क्लियर किस्म की पॉलिसी है और उसमें हमने हमेशा जो है वो सच्चाई को सामने रखा है और इस तरह की किसी चीज़ को, जबकि उसी तहरीक इंसाफ का जो लीडर है उसका मौक़िफ़ ये है कि गुज़श्ता 20 साल से इस मुल्क पे चोरों और डाकुओं की हुकूमत है और अगर इस मुल्क पे गुज़श्ता 20 सालों से चोरों और डाकुओं की हुकूमत है तो इसका मतलब है फिर चलें बाकी 40 साल तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये 20 साल की पाकिस्तान की जो इंडियन पॉलिसी है या कश्मीर पॉलिसी है उसको तो एक्सक्लूड कर दें ना, क्योंकि वो तो किसी भी तरीके से काबिल सताइश नहीं हो सकती जो चोर और डाकू चला रहे हैं। अब लेकिन उसके बॉटम लाइन क्या है कि वो इसके बावजूद इस चीज़ पे मुतफिक हैं कि जी पाकिस्तान का जो स्टांस है उसमें बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ काबिल गौर है ही नहीं कि जिस पे हम गौर भी करें। ये एक बंद ज़हन की निशानी नहीं है, बल्कि ये इस चीज़ की भी दलालत है कि ये कोई भी जो कुव्वतें हैं जो पॉलिसी बनाती हैं, उनकी इन कुव्वतों के साथ जो इसको एक्सप्लेन करते फिर रहे हैं या इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे रिप्रेजेंट करते फिर रहे हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ उस पॉलिसी को एज इट इज़ उठा के तो रटा लगा के, जिसको कहते हैं ना रटा लगा के, तो वो उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे। वरना बिलावल जो है एक यंग प्रॉमिसिंग किस्म का माइंड है, उसको दुनिया की पॉलिटिक्स का भी पता है। ये तो इंतहाई इमैच्योर और वार मोंगर्स किस्म के, दूसरे अल्फाज में कह लें कि बिल्कुल टोटली इलिटरेट और इग्नोरेंट किस्म के लोगों की स्टेटमेंट है जी
कि आप जो है वो 370 वापस नहीं लेते तो इंडिया से बात ही नहीं हो सकती। पहली बात ये है कि 370 जो है ये कश्मीरियों का मामला है, मैंने बहुत पहले अर्ज किया था, और कश्मीरी इसको अगर उठाते हैं इंडिया के साथ तो उसकी आप हमायत करते हैं तो ये दूसरी बात है कि जी ये मुतालबा आया है तो हम इसमें उनके साथ हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से इस तरह की शराइत रखते हैं, जैसे 370 को आप वापस करें जी, नहीं तो हम बात ही नहीं हो सकती। इस बात का बिलावल साहब को 100% पता है कि 370 वापस हो ही नहीं सकता। इंडिया में कोई ऐसी कुव्वत है ही नहीं जो 370 को रिवर्स कर सके। इंडिया में 370 जो है वो बाकायदा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ डिबेट के बाद जो है वो अप्रूव हुआ है। तो इसके लिए अगर कोई ये काम करेगा भी तो आप फिर देख लेंगे उसको कितना बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा और किस तरह के हालात से गुजरने के बाद जो है ये काम करना पड़ेगा, और इसके लिए कितना अरसा दरकार है। टाइम वो जो लोग कहते हैं ना कि इज दी एसेंस, उसका कोई तस्वर पाकिस्तान में नहीं है। लगता है पाकिस्तान घड़ियां खुद सेट करता है कि हमें टाइम की कोई परवाह नहीं जी, हमारे कंट्रोल में है, हम इसको आगे करें या पीछे करें। भाई इसमें टाइम इज दी एसेंस। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है और किस तरह के जो है वो तरक्की और डेवलपमेंट और अमन और इस तरह की चीज़ों पे, तो आप एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं उस पे। ये आपका अगर उसूली मौक़िफ़ है कि 370 वापस हो, बिल्कुल सही है, आप इसको रखें, लेकिन आप इस तरह की जो है वो ड्रास्टिक किस्म की शराइत नहीं रख सकते कि जो इनको आपको पता है कि ये इस वक्त ना नरेंद्र मोदी के हाथ में है ना जयशंकर के हाथ में है 370 वापस करना। ये मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने ये करने की कोशिश की तो कांग्रेस ही जो है इनके लिए सबसे बड़ी जो है एक कुव्वत के तौर पे खड़ी हो जाएगी वोट लेने के चक्कर में। जाहिर है हिंदुस्तान में भी वोटों का चक्कर उसी तरह चल रहा है ना जिस तरह पाकिस्तान में चल रहा है। तो फिर आप नामुमकिन शराइत रख के, तो जो आपके दरमियान कम्युनिकेशन के चैनल खुल सकते हैं या जिन इश्यूज पे आपके दरमियान कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है, आप उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं। आप उसूली तौर पे इसको रखें जी कि ये हमारा बहुत बड़ी शर्त है, इस पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, बट लेट्स सी कि मीनवाइल जो है हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं, ट्रेड पे बात कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट पे कर सकते हैं या राहदारियों पे या जिस चीज़ पे भी है। लेकिन आप अगर इसको बिल्कुल लॉक कर दें तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके जहन के अंदर जो है वो पहले से एक तयशुदा किस्म का ड्राफ्ट है जो किसी ने दिया हुआ है, तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। चूंकि ये चीज़ें आप जब ओपन डिस्कशन रखते हैं तो फिर उसमें गुंजाइश भी पैदा होती है, लचक की भी और उसके दूसरे रास्ते की, जब आप पहले ही एक स्टेटमेंट दे दें। और दूसरी चीज़ ये है कि बिलावल ने ये स्टेटमेंट 2 हफ्ते पहले दे दी थी कि इंडिया के साथ हमारी कोई बायलैटरल बातचीत नहीं होगी, ना इस हवाले से हमारे जहन में कोई इस तरह की चीज़ है। इंडिया ने भी इसको रेसिप्रोकेट किया था। तो उसके बाद बात रह जाती है तानेबाजी की जो उन्होंने की है इंडिया टुडे में बैठ के, या उन्होंने उनको कहा है कि वो है। अब सवाल इस तरह के जो है ना जी, जो नाउन किस्म के लोग जिनके बारे में इंडिया का स्टैंड है कि आपके यहाँ शेल्टर में हैं, आपका स्टैंड है कि ये बिल्कुल झूठ है, तो आप इस पे रिएक्ट क्यों नहीं करते भाई? ये कोई मजाक तो नहीं है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी हुई है। आप इस मसले को यूनाइटेड नेशन में उठाएं जी कि ये इंडिया ने एलिगेशन लगाया है विच इज वेरी सीरियस, वी वांट ए कमीशन टू कम टू क्लिफ्टन एंड फाइंड आउट वेयर इज द गाय। तो बात बने ना, अगर आप सच्चे हों। आपने बड़े बड़े मुर्दे दफन किए हुए हैं अपनी स्केलेटन्स जो हैं अपनी अलमारियों में, और आप बात करें कैसे? अभी ये जो दहशतगर्दी का ऐन इसी मौके पे वाकया हुआ, आप कहते हैं जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो आपके मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो है वो वही रवायती जहादी कुफ्तें जलसे करती फिर रही हैं जिसमें वो ऐलान कर रहे हैं कि हम लोगों को भर्ती कर रहे हैं और हम जाते लेके श्रीनगर जा रहे हैं। आप उस पर कोई रद्द अमल नहीं दे रहे। तो ये इतना बड़ा झूठ जो है बहुत अरसा चल गया, इसको आप मजीद नहीं घसीट सकते। इसका तरीका ये है कि आप इस पे जिस चीज़ पे आपको एतराज़ है उस पे आप खुल के सामने आएँ और कहें कि ये गलत है और इंडिया इसको प्रूव करे। जो चीज़ आप समझते हैं कि सही है उस पे आप इंसिस्ट करें।
कि ये सही है, वरना ये कौन सी गेम आप प्ले कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में गुज़श्ता 70 साल से आपने पूरी पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक करके तो पाकिस्तान को एक बंद गली में धकेला हुआ है, ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना आप पीछे हट रहे हैं। और सारी पार्टियां जो हैं अपनी सेंट्रल कमेटीज़ में और दूसरे फोरम्स पे इस बात पे मुतफिक हैं कि ये बहुत बड़ी रिग्रेसिव किस्म की पॉलिसी है जी, जो इंडिया के बारे में हमारी पॉलिसी है और इट हैज़ टू बी चेंज्ड। लेकिन वहां से निकल के आप जब किसी भी बड़े फोरम पे जाते हैं तो आपका स्टांस वही बन जाता है जो घिसा पिटा और लूजर किस्म की मेंटालिटी का बनाया हुआ एक स्टैंड है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है ये इस तरह से एक रिग्रेसिव किस्म का स्टेटमेंट है जिसका कोई पॉजिटिव पहलू नहीं निकल सकता। इसको उनको एंगेज करना चाहिए कि आपको कोई मसलन इस तरह का चैलेंज देता है कि आपके यहाँ ये दहशतगर्द है, कोई इस तरह की वाज़ेह बात करता है, तो आप ये उसको एक्सेप्ट करने वाली बात हो गई ना जी, कि आप जो है लेकिन वो बिलावल साहब से तो उन्होंने पूछा है एंगेज करने के हवाले से बैरिस्टर साहब, लेकिन बिलावल कह रहे हैं कि जिम्मेदारी इंडिया की है क्योंकि हम तो इंडिया को बार बार कह रहे हैं बात करें। तो आप कह रहे हैं कि वो जो आपके ऊपर बातें की जा रही हैं हाफिज दाऊद की और बाकी उस पे कोई एक्शन करके दिखाएं। तो आपको नहीं लगता जो FATF में हाफिज सईद वगैरह को पनिशमेंट्स मिल गई हैं दैट इज इनफ फॉर अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मान गई है इन चीज़ों को तो इससे आगे चलना चाहिए? या कि आप समझते हैं कि अगर अब क्योंकि पाकिस्तान का एक ये भी इशू है कि वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो कल को कहेगा इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, ये वो तो लिस्ट निकाल के ले आएंगे, तो वो तो जिसे कहते हैं ना डिक्टेट करने की पोजीशन में आ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जब चीज़ों को क्लैरिटी मिल गई है एक इंटरनेशनल फोरम की तरफ से, तो फिर भाई इंडिया जो है वो या तो सिंसियर होके मूव फॉरवर्ड करे ना। अगर वो इंडिया पिन पॉइंट करके कहता जी ठीक है मुझे ये भी दो, क्योंकि अब पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया की पोजीशन अमेरिका की तरह तो नहीं है कि वो डिक्टेट कर सके जी ये बंदे भी पकड़ने हैं या उनके साथ हम मिल के बंदे पकड़ें। कश्मीर में था वो कहते हैं जी चीज़ें हमने सफाया कर दी, अब चीज़ें ख़त्म हो गई, हम किसी को नहीं भेज रहे। तो आपको नहीं लगता कि दैट इज़ अ प्रॉमिसिंग एक्ट? और ये जो बिलावल कह रहे हैं जिम्मेदारी उनकी है, अगर हम जो है वो अगर इंडिया की मानने लगे तो वो तो फिर कहेंगे जी आप अपने सिटीजन्स दें। तो जो इंडिया का पर्सपेक्टिव, आपको नहीं लगता ये बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के लिए अगर इस तरह सिटीजन्स मांगने लग पड़े? तो पाकिस्तान तो फिर वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये डूबल नहीं। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो डेफिनेटली एक डिफिकल्टी है सर। ये टास्क जो है कोई इतना आसान नहीं है दोनों तरफ से। लेकिन ये जो FATF का मसला था वो तो FATF ओरिएंटेड ही आप उसको समझ लें कि उसके साथ अटैच हो गया था, तो वो उन्होंने हल कर दिया। लेकिन उसके बाद जो दहशतगर्दी के नए वाक़यात हो रहे हैं उसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ने उनकी मज़म्मत की है? ये जो 2 वाक़यात हुए हैं अभी-अभी पुंछ में और उसके बाद राजौरी में, तो क्या पाकिस्तान ने ऑफ़िशियली कोई स्टेटमेंट जारी की है कि हम इस तरह के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं? क्योंकि इंडिया ने तो क्लियरली, अगर ऑफ़िशियली नहीं लेकिन अदरवाइज़ मीडिया पे और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे इसको क्लियरली कहा है कि ये आपकी तरफ से है। एक दूसरा, जिन लोगों को इंटरनेशनली ब्लैक लिस्ट किया गया है और इंटरनेशनली दहशतगर्द करार दिया गया है, वो अगर पाकिस्तान में हैं तो महज इस बुनियाद पे पाकिस्तान उनको शेल्टर नहीं फराहम कर सकता या नहीं करना चाहिए कि अगर हमने इनके खिलाफ कुछ किया तो इंडिया कल एक नया बंदा लेके आ जाएगा। इंडिया नया बंदा कौन सा लेके आ जाएगा? मैं आपको बताता हूँ कि जिसके खिलाफ ये चार्जेस होंगे ना कि उसने दहशतगर्दी की किसी कार्रवाई में हिस्सा लिया है और उसके लिए तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स को प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो फोरम्स हैं या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है या दूसरे मुल्कों में, तो वो फिर एक इन्वेस्टिगेशन के बाद वो डॉक्यूमेंट्स की क्रेडिबिलिटी देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये बंदा वाकई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, इसलिए इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। अब ये तो नहीं है कि इंडिया ऐसे ही अपने तौर पे एक वर्डिक्ट दे दे कि फलां साहब जो हैं उनको हमारे हवाले किया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक प्रोसेस है जिसमें आपको पूरा पूरा मौका दिया जाता है उसके खिलाफ फाइट करने का, जिसके लिए इंटरनेशनली आपको चीन और दूसरे इस तरह के ममालिक की
वीटो पावर और उनकी हमायत भी हासिल रही है माजी में। तो इसलिए इसमें ये बात ये बिल्कुल गलत मैं समझता हूँ कि स्टैंड है कि अगर हमने ये मान लिया, जो लोग ऑलरेडी वांटेड हैं इंटरनेशनली, ब्लैक लिस्टेड हैं या लिस्टेड हैं एज ए टेररिस्ट, उनको हर हालत में जो है वो कंटेन करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इसमें ये इंडिया का कोई कहे या ना कहे, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ लेट अलोन इंडिया, इसका कोई इंडिया का रोल ही नहीं है। इसमें मसला ये है कि आप एक बाज़ाब्ता मुल्क हैं जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी है, और आपके कोई शहरी जो हैं वो अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन और इंटरनेशनली जिन इदारों को आप क्रेडिबल समझते हैं, मसलन यूनाइटेड नेशन, उनकी तरफ से उनको इस तरह ब्लैकलिस्ट किया गया, तो आप उनको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? क्या ये आपके मुल्क के इंटरेस्ट में है इन द लॉन्ग रन? तो जाहिर है इसमें इंडिया का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। मैं हैरान हूं कि ये इसको इंडिया पाकिस्तान इशू क्यों बनाते हैं। हर मुल्क के अंदर जहां कहीं कोई दहशतगर्दी है या ऐसा कोई एलिमेंट है जो दहशतगर्दी को फैसिलिटेट कर रहा है या इस तरह के इरादे रखता है, तो ये उस मुल्क की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके खिलाफ सख्त किस्म के इकदाम करना, उसमें कोई दूसरा मुल्क मदाखलत करे या ना करे। तो अगर आप अपने मुल्क से ये दहशतगर्दी खत्म कर देंगे तो इससे इंडिया को क्या फायदा होगा? आप मुझे ये बताएं। दहशतगर्दी तो आपके गले में पड़ी हुई है। ये जिन लोगों के खिलाफ आप लड़ रहे हैं टीटीपी, कल तक तो ये भी आपकी एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से के पसंदीदा तरीन लोग थे। आज उन्होंने पलट के तो आपको जब मारना शुरू कर दिया तो आप कहते हैं पाकिस्तान को बहुत बड़ी दहशतगर्दी का सामना है। ये आपके अपने जो सेल्फ क्रिएटेड किस्म के मामलात हैं, इनको अगर पहले स्टेज पे ही ये क्रश कर दिया जाता या उनको जिस तरीके से भी आप डील करना चाहते थे, ये आपकी मर्जी है, उनको मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता या जो भी आपकी टैक्टिक्स हैं, तो जाहिर है नौबत तो यहाँ तक नहीं आ सकती थी। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि आप इसको इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये जो दो वाकयात हुए, इसमें इंडिया कुछ कहे या ना कहे, पाकिस्तान अगर इस मामले में सीरियस है तो ये दोनों वाकयात को इन्वेस्टिगेट करता और उसकी मुकम्मल रिपोर्ट सामने लेके आता विद ए स्टेटमेंट कि जी ये हमने इन्वेस्टिगेशन की है, इसमें कोई हमारी तरफ से आदमी कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर वो अभी मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि भाई जिस चीज़ की बात होनी है वो होनी है कि आज़ाद कश्मीर आप कब वापस देंगे। तो ये तो 370 की तो बात ही नहीं होनी। तो वो कह रहे हैं दी ओनली इशू टू डिस्कस ऑन कश्मीर इज व्हेन विल पाकिस्तान गिव बैक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जी कि वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, जो आर्टिकल 370 है वो हिस्ट्री है। ये अभी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उन्होंने बिलावल भुट्टो के रिमार्क्स के बाद ये बात की है। और दूसरा ये है कि सो हाउ डू यू सी दिस सर, ये तो इसका मतलब है कि बात तो बस उन्होंने कहा है कि बिलावल ने बातें वही की हैं, बस वेन्यू बदला है। ये पहले बातें वो पाकिस्तान और दुनिया में करते थे और अभी वो यहाँ पे कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ये तो काम खराब है, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं हो रही? नहीं, ये तो इस तरह की अटेम्प्ट है कि आप के घर में कहीं आग लग रही है तो आप उसको मज़ीद जो है वो शोले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बिलावल का इशू है ना, जो विजिटिंग एक डिग्निटरी या फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे जा रहे हैं। तो इस तरह के मिनिस्टर्स जो होते हैं फॉरेन अफेयर्स के, वो हमेशा गुड विल हंटिंग पे होते हैं। वो किसी दूसरे मुल्क में इस नीयत से नहीं जाते कि मैं इनको सबक सिखा के और तेल में मजीद 1 गैलन फेंक के आऊँगा। ये तो उन्होंने 1 गैलन फेंका है सीधा सीधा। मैं तो इसको जो है वो एक्सटर्नल डिप्लोमेसी के हवाले से एक बहुत बड़ा डिजास्टर समझता हूँ जो उन्होंने क्रिएट किया। दिस इज नॉट गोइंग टू गो ऑन योर पोर्टफोलियो एज ए पॉजिटिव थिंग किसी भी तरीके से। ये तो एक नेगेटिव थिंग आपने की। आप वहां गए, आप जाके वहां पे इस तरह का लहजा इख्तियार करें जनाब, या बॉडी लैंग्वेज इख्तियार करें कि भाई हम पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे दरमियान जो भी इश्यूज हैं उन पे हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है जिस पे हम स्टैंड करते हैं। नो बडी इज आस्किंग अस टू सरेंडर बट वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो इसके जवाब में क्या जो है जयशंकर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे? हालांकि जो बात उन्होंने की इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। 2014 से लेके बीजेपी की सारी जो लीडरशिप है वो रिपीटेडली ये बात कह रही है कि मसला कश्मीर सिर्फ इतना है
कि आज़ाद कश्मीर हमें दे दें, बात ख़त्म। तय आपने करना है कि कब देना है, कैसे देना है। तो ये कोई नई चीज़ तो उन्होंने कही नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बिलावल साहब ने कोई नई चीज़ नहीं, ये सारी कहानियाँ आप जो है रिपीट करते रहेंगे। अगर फलां एक्सप्रेस में क्या हो गया था और फलां साहब ने क्या कर दिया था, तो इसका मतलब है आपका आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है दोनों तरफ से इस तरह के हार्ड लाइन किस्म के जो स्टैंड हैं वो सामने आएंगे, तो डेडलॉक तो होगा जो इस वक्त है। और अनफॉर्चुनेटली ये अब मुझे लगता है कि आइंदा कई सालों तक जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के क्राइसिस का शिकार है, और लीडरशिप जिस तरह एक दूसरे को फतह करने बल्कि नेस्तो नाबूद करने के जो है इरादे रखती है, तो उसमें ये लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर में उनके पास ये फुर्सत हो कि वो फॉरेन अफेयर्स के बारे में कुछ सोच भी सकें। यही वजह है कि पॉलिटिशियन के मुंह से जब भी कोई बात निकलती है वो 50 साल पुरानी होती है, क्योंकि वो किसी ने उनको लिख के दी होती है। उनके पास टाइम ही नहीं कि वो फॉरेन अफेयर्स पे गौर करें। उनके पास अगर कोई टाइम है तो सिर्फ ये है कि मखालफ जो लीडर है उसको किस तरह गला काटना है उसका। तो इन हालात में इंडिया जो है उसकी आप सिचुएशन देखें, एक स्टेबल, कंपोज्ड और काम किस्म की कंट्री है। तो वो बड़े आराम और इत्मीनान के साथ कश्मीर इशू समेत तमाम इश्यूज को टैकल कर रहे हैं वन बाय वन। उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, उनके अंदर कोई क्राइसिस इस तरह के नहीं है कि दूसरा आएगा तो हम जेलों में चले जाएंगे या हमारा क्या असर होगा। तो इसलिए वो इन इश्यूज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पॉलिटिशियंस की इसमें कोई सही नहीं है। मसला कश्मीर या किसी भी फॉरेन अफेयर्स या स्पेसिफिकली जो इंडिया सेंट्रिक किस्म के इश्यूज हैं, उनमें कोई पॉलिटिशियन जो है उसका कोई ना इनपुट है, ना कोई से है, और ना कोई उनकी किसी तरह की थिंकिंग इन्वॉल्व है। ये मैं आपको बता दूं, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उसका नतीजा है ये डेडलॉक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज ये बेसिकली घर में बैठ के बात करने वाली है और इनसाइड इनपुट आनी चाहिए। पाकिस्तान के 75 साल हो गए हैं इंडिया के साथ, मामलात ख़राब हैं और कोई पाकिस्तान में एक डेडिकेटेड कोई जो से कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव रिसर्च करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, जहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव कि स्टेट का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान के क्या पर्सपेक्टिव है और लोग क्या चाहते हैं और होना क्या चाहिए और कश्मीर की एक्चुअल पोजीशन क्या है, स्वाय इसके कि इनको हम कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल सेफ हाउस है पाकिस्तान के अंदर। थिंक टैंक्स को भी बैरिस्टर साहब कहा जाता है सेफ हाउस, तो वहाँ कहा जाता है जो डीप स्टेट के जहाँ पे पकड़ पकड़ के वो मारते हैं जाके, लेकिन कहा जाता है ये जो थिंक टैंक हैं, आयशा सिद्दीका ने कहा करती थी ये इंटेलेक्चुअल सेफ हाउस हैं ये सारे। सो ऐसे थिंक टैंक जहाँ पे बैठ के स्टेट की पॉलिसीज़ जो राइट हो रॉन्ग हो जो भी हो, जो बंद कमरों में बैठ के बनती हैं, उनके ऊपर बस सर हिला दिया जाए और कहा जाए जी ये कर देना चाहिए वो कर देना चाहिए। सो मेरा ख्याल है अभी भी टाइम राइट नहीं है। अभी तो हमारा पॉलिटिकल क्वार्टर्स जो हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर हैं, डिवाइडेड हैं, जिसे कहते हैं ना डिसंगेज्ड हैं ऑलरेडी। तो किस तरह का एक बात होगी। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने जो बातें की हैं कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है। सो मतलब ही स्मार्ट इनफ। सो अभी तो लेट्स सी क्या निकलता है इससे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर के जो ऑप्टिक्स हैं, जो पार्टिंग शॉट्स हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, वो कोई इतनी मुनासिब जो है वो नहीं रही है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बशानी साहब सर। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। थैंक्स। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। बात तो वही थी कि बिलावल साहब जो गए 75 दिन 11 सालों बाद, लेकिन 75 सालों वाली पुलिस ही लेकर ही गए। यंग माइंड होते हुए भी वो, पर ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हमें शहजादे ही मिलते हैं वैसे। नहीं ऑक्सफोर्ड, हाँ ये बात भी है क्योंकि 2 मिलियन दोनों शहजादे ही हैं। पढ़ा हुआ था ऑक्सफोर्ड से, लेकिन इधर जो तकरीरें करता है वो भाई साहब पर्चियों से बिल्कुल जो उन्हें लिख कर दिया जाता है वो, और उसमें भी पता है थोड़ी सी दिक्कत आती है उन्हें, क्योंकि अच्छे से उर्दू जो है वो बोल नहीं सकते। लेकिन बात यहाँ पर ये थी उसका कसूर भी नहीं है। हाँ, बिलावल का कसूर हम काउंट भी नहीं कर सकते। वो पर्ची लिख कर देने वाला, वो पर्ची लेकर देते हैं वो जो बड़े भाई होते हैं,
भाई लोग जो देते हैं लिख के पर्ची, वही चलानी पड़ती है आगे। मजबूरी है ना, कुर्सी का लालच। अगर कुर्सी को ठोकर मारे तो हो सकता है कि अपना जो मरतबा सीट तो पक्की है बिलावल भुट्टो की वजीर। हाँ लग रहा है, क्योंकि भाई जो उनके इशारों पे चलेगा सीट तो उसकी होती है। ऐसी बात है। इमरान का इशारों पे चला था सीट उसकी हो गई, शहबाज शरीफ चला रहा है उसकी हो गई, बिलावल साहब चलेगा सीट उसकी। तो लेकिन ये एक बात पर पाकिस्तान का ये जो सियासी लीडर है ना, ये एक बात पर तो इकट्ठे हैं कि इन्हें भाई कश्मीर चाहिए, और इनका मतलब कोई कॉमन थिंग इनमें नहीं है। ये एक चीज है जिस पर ये इकट्ठे हो जाते हैं, कश्मीर चाहिए। ये एक ही है जी, एक ही मुद्दा है। इसके अलावा तो आटे पर भी इनकी तलखियां हो जाती हैं, पानी पर हो जाती हैं जी। सही बात है, कश्मीर ही चाहिए हमें, कश्मीर चाहिए हमें, आटा नहीं चाहिए हमें, कश्मीर चाहिए। लेकिन उसके लेने के लिए कोई एक वजह रीजन नहीं है, या पुलिस ये कि हमने उनको जलील करना है। और पुलिस ही नहीं है पाकिस्तान को लिया, लेने को मारो गोली। पाकिस्तान लिया 370 हटाया, लेकिन उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कई साल लगे। कानून को ये होती है पुलिस, कानून को प्रॉपर फॉलो हमारे यहाँ 75 साल हो चुके हैं, कोई पुलिस ही नहीं है। अभी हमने कैसे लेना है, पता ही नहीं था कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है, तो अब कश्मीर ले लेंगे तो पता ही नहीं है, पता नहीं है कि उसके साथ आगे करना क्या है फ्यूचर में। भाई साहब अपने फेलियर के लिए कश्मीर का नाम लेते हैं, फेलियर छुपाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए कश्मीर चलाते हैं, वरना इनको कश्मीर से क्या लेना देना। हाँ ये मुसलमानों से इतना प्यार है, अपने जो मुसलमान ये जो बिल्कुल इन्होंने कौन सी कश्मीर के अंदर जायदादें बनानी है, या कश्मीर के अंदर इन्होंने अपने फैमिली रखनी है, उनको पढ़ाना है। इन्होंने तो वैसा हर चीज तो बाहर सेटल की हुई है। ऐसी बात है। सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को चूरन दिया जा रहा है और वो भी अच्छे से खा रही है। लेकिन अब भाई साहब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये चूरन पाकिस्तानी अवाम ये चूरन अगर ना खाए तो इनकी कब्ज़ दूर ही नहीं होती है, इनकी कब्ज़ दूर नहीं होती है, इनका गुजर बसर नहीं होता है। ये चूरन जरूरी है। ऐसा समझो कि ये कोई ऐसी दवाई है जिसके बगैर ये मर जाएंगे। इमरान खान के भगत ने भाई साहब मुकम्मल तौर पर नहीं, नून लीग के भगत नहीं चाहते थे, नहीं पीपी के अपना पीपल पार्टी के भगत नहीं चाहते, सारे नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, इन सभी ने बोला कि हमें कौन असल में खा कौन रहा है। 75 साल से गुजर चुके हैं, बोला है। ये किसने बोला है? नवाज शरीफ ने भी इशू उठाया था कि ये इतना बजट जो तो आर्मी लेती है किधर इसका क्या करती है। तो जिस तरह नंगा इमरान खान ने किया उस वक्त पता है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन क्या था? तो ये तो जी गद्दार है, मोदी का यार है, गद्दार है। पाकिस्तानी आर्मी पर उंगली उठा रहा है, ये तो गद्दार है। तो आज वही अवाम उठा रहा। उस दौर में उनके साथ भाई किया गया था। पहले दिल के अंदर पूरा भला वो मानते थे भी आर्मी हमारी, इशू उठ रहे हैं। अब बोल भी रहे हैं। फांसी क्यों दी गई? चलो खान साहब तो अब आए हैं, भुट्टो साहब को फांसी क्यों दी गई? उसको ना देते तो वो दूसरे को फांसी होती नहीं, उनकी भी तो झड़पें आर्मी के साथ ही थी। कहता है कि पहले किसी ने मुद्दा उठाया कि नहीं भाई, शुरू से जो उठाते हैं वो फांसी चढ़ जाते हैं। लोगों के अंदर तो जो मुद्दा उठाते हैं भाई वो फांसी चढ़ जाती है। ये भाई साहब हमें भी भाई मुझे फांसी पे नहीं लटकना अभी, तो मैं जवान हूँ। अपने बयान बदल लो फिर। तो भाई बात ये है कि जो बात ये है ना कि जिस तरह इंडिया कहता है कि हर बंदे को तो ये प्रोवाइड भी नहीं कर सकते, लेकिन जो यूएन के डिजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, तो वो भाई साहब पाकिस्तान उनको किसी तरीके से साफ करे, दुनिया को बताना नहीं कि भाई हम शरीफ हैं। वो कैसे बताएंगे जब सारे जो आतंकवादी सारे इधर रखे होंगे, तो कैसे बोलोगे कि मैं शरीफ हूँ भाई? जो वाकई मौजूदा दौर के अंदर हो चुके हैं इन्हीं दिनों के अंदर इंडिया के अंदर, उन्होंने बोला भी है पाकिस्तान ने करवाए हैं, पाकिस्तान का कोई मौकफ नहीं करा, इन्होंने कोई सबूत दिया, प्रूफ दिया कि हमने नहीं करवाए। ऊपर से हमारी हमने करवाए तो हम चुप बैठे हैं, क्योंकि हम वो क्या बोलते हैं, काने जमातें जो है वो कबूल कर लेती हैं कि इस हादसे की जिम्मेदारी जी हम लेते हैं, हम ही डाउन है। तो फिर पीछे सबूत देने के लिए पीछे रहे। आप लोग इधर बैठकर कैसे ताल्लुकात इंडिया के साथ ठीक करना चाहिए? ये नामुमकिन है भाई साहब। चलो लेकिन ये चीज नामुमकिन, जो चीज नामुमकिन होती है मैं तो कहता हूँ उसको छोड़ देने की इच्छा है।
लेकिन इसके बाद जब देखते हैं कि कोई और रास्ता भी नहीं, पब्लिक का हो रहा है, पाकिस्तानी लोगों का नुकसान हो रहा है, इन बड़ों का कोई नुकसान नहीं हो रहा भाई साहब। कोई और रास्ता होता तो भाई साहब हम ना चिल्लाते कि ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, कोई और रास्ता ही नहीं है। ताल्लुकात अच्छे होंगे तब और कोई रास्ता ही नहीं है जी। तो भाई साहब ये ना यंग लीडर आके भी भाई साहब वही पुराने वाले जो है ना, जो लीडर वाली बातें कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करने, आर्टिकल 370 तो हटने से रहा, ये तो नामुमकिन बात। ये जो मर्जी कर खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते कि कश्मीरी खुद कहते हैं भाई हमें पाकिस्तान में जाना है जी। आज इतनी बेकारियों वाली हालत है कि हमारे कश्मीरी भाई को कश्मीरी पंजाबी कहते हैं भाई हमें इंडिया में जाना है, इंडिया जाना है। तो भाई ये हालत के साथ मिलना यार हमें नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो कहते हैं ना भाई अखंड भारत बनाना है, मैं तो उसका मैं मुंह चूम बना लो भाई इसी बहाने हमें भी थोड़ा सा सुकून आराम मिल जाएगा। तो ये हमारी तरह के भाई लोग उधर भी ऐसा चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा ना बर्बादी की तरफ जाना, बर्बादी की तरफ के हम तो आजाद हो जाएंगे भाई। इस तरह हम बर्बाद हुए हैं, इस तरह वो भी नहीं तो हम बर्बाद ही है यार, हमारे क्या पल्ले वो ना ये सही बात है भाई साहब। अगर पाकिस्तान को बुलाओगे सबसे पहले तो आप लोगों की जो है ना वो जो कहते हैं ना पर कैपिटा इनकम वो गिर जाएगी, दूसरे नंबर आपकी जो लिटरेसी रेट है वो गिर जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं वो गिर जाएंगी, कर्जे जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि पाकिस्तान से थोड़ा बच के रहो और कश्मीर मत चलाओ भाई साहब। कश्मीर में भी गुर्बत है अभी, वहाँ पर नए से तरीके से अस्पताल बनाने पड़ेंगे, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाना पड़ेंगे, रोड बनाने पड़ेगी, क्या खर्चा करना है आपने बार बार, सही नहीं सही है। हम तो इसलिए कश्मीर नहीं ले रहे क्योंकि भाई साहब अभी बजट की कमी है थोड़ी सी, अभी आप जो है वो अच्छे से इसको बना लें, उसके रोड बना लें, ब्रिज बना लेंगे भाई, सारा कुछ बना ले, उसके बाद बनाने के जब स्मार्ट सिटी होंगी श्रीनगर में हमें फिर स्मार्ट सिटी वाला पाकिस्तान बोलेंगे, स्मार्ट सिटी वाला पाकिस्तान है ना, ऐसी बात है। ये हमारी सोच है, लंबी सोच रखते हैं भाई साहब। छोटी सोच रखने से भैया हम अगर उधर उस दिन ही ले लेते तो हमें वो डेवलप सिटी ना, वो इतनी ऊंची ब्रिज नहीं हमें दिखाई देनी थी दिखाई देनी। चाइना को ठेका देते तो उन्होंने गलत बनाने ब्रिज, वो दूसरे तीसरे दिन टूट जाती। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अब एस जयशंकर ने जवाब तो काफी कड़वे दिए, लेकिन वो बनता है भाई साहब। जो हालत इन लोगों ने कर रखी है ना, वो खुद जो है भिखारी कंट्री के जाके फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं बड़े शौक से, भिखारी कंट्री के बनते हैं प्राइम मिनिस्टर बड़े शौक से, वो भी 20-20 करोड़ रुपया दे के खरीदते हैं सीटें। वो सीटें खरीदने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं है जी, गरीबों को देने के लिए पैसे नहीं, सीटें खरीदने के लिए इनके पास वो 20-20 करोड़ जो ले दिए ना ये MNA को, अगर वो 20-20 करोड़ रुपया गरीबों में लगाते तो वो खुशी खुशी वोट देते। आज इनके नारे लग रहे होते, कोई शक नहीं इसमें। तो ये भाई साहब पैसे वाली खुशी आज है, 2 साल 6-1.5 साल चलेगी फिर खत्म हो जाएगी, सारी जिंदगी थोड़ी रहने वाली। अगर अच्छा काम करोगे तो भाई साहब 2 साल और वो बढ़ जाते। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।